Hello students, I am Vinita Srivastava, class 12th Biology, chapter 6, that is Biomolecules Basis of Inheritance. I am start with the topics replication, experimental proof, transcription units. So now I start with the topic that is replication. First of all, start the replication. रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल साइकिल की एस फेज में होती है और डीएनए का जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव होगा, यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी वो सेमी कंजर्वेटिव होगी, मतलब सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगा। इसमें डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये स्ट्रैंड अनबाइंडिंग करते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। इस टाइप के मोड को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेम होती है, बट सेम होने के बावजूद भी इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इस डिफरेंस को कई सारे रीजंस हैं, मतलब इस डिफरेंसेस के भी कई सारे रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है अमाउंट ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का जो अमाउंट होता है वो आपको मालूम है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि साइज़ बहुत छोटा होता है डीएनए का, मतलब डीएनए का कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में एक ही सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स बहुत सारे डीएनए के पीसेस हैं। और दूसरी चीज़ ये कि डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये डीएनए के रेप्लिकेशन को काफ़ी मुश्किल बना देती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कर देती हैं यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। ओके, तो हम देखते हैं कि मेन बेसिक प्रोसेस और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, डीएनए का जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें 2 हेलिक्स हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हैं। करना क्या है कि इन दोनों को, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। और हम देखेंगे कि जो 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। मतलब क्या हुआ? जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, है ना। पर यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पूरी तरह से खुलकर अलग हो जाएं। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, जैसे जैसे ये खुलते जाएंगे दोनों स्ट्रैंड अलग होते चले जाएंगे और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता चला जाएगा। लेकिन इसे समझ सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप दोनों स्ट्रैंड, कैसे एक स्ट्रैंड मतलब खुल रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से जा रहा है, एक खुलेगा दूसरा जाएगा। तो जैसे जैसे ये ओपन अप होते जा रहे हैं वैसे वैसे नया स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होता चला जा रहा है, होता चला जाएगा। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस इस तरीके से होगी, दोनों स्ट्रैंड कभी भी एक दूसरे से अलग भी नहीं होते, अलग नहीं होते। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दोनों स्ट्रैंड एकदम से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं भाई। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यदि हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पूरी तरह से अलग अलग कर देंगे तो डीएनए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए इतना बड़ा है कि दोनों स्ट्रैंड का एक ही समय पर पूरा का पूरा अलग होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें। आपको तो मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं, तो वो वापस से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। डीएनए का एक साथ अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे इसे हम अलग होते जाते हैं वैसे वैसे नया स्ट्रैंड बनता चला जाता है। अब प्रोकैरियोट्स में हम बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ से काम शुरू हो गया और अलग, मतलब और चलता चला जाएगा, क्योंकि डीएनए का अमाउंट बहुत छोटा है प्रोकैरियोट्स में। दूसरी समझिए कि ये जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में, तो एक जगह से हमें खोलना पड़ेगा
इसको और दूसरे डायरेक्शन में रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती चली जाएगी। ये तो प्रोकैरियोट्स में हो जाता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी हो गई, सिंगल ही एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होगी, किंतु डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगी, मतलब 2 डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी ये, ठीक है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए नहीं होता है, डीएनए बहुत लंबा होता है। डीएनए इतना लंबा है कि इसका यदि एक तरफ से काम शुरू करें, यानी कि यहाँ से इसमें हम अगर रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, चले जाएं, तो दूसरे सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो यूकैरियोट सेल से मतलब यूकैरियोट सेल इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको एक वॉल बनानी है तो आप क्या करेंगे, उस वॉल पर पहले तो एक मैप तैयार करेंगे, उसमें पॉइंट्स बना देंगे और हम अलग अलग पॉइंट से थोड़ी थोड़ी वॉल बनाना स्टार्ट करेंगे दोनों डायरेक्शन में, तो वॉल हमारी जल्दी बन जाएगी, है ना, काफ़ी हद तक बन जाएगी और कम समय में तैयार हो जाएगी। हम अपने मैप पर मार्क कर लेंगे और उसे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी, दोनों साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, कम समय तैयार हो जाएगी और इस तरह एक सिंगल सेल बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से यूकैरियोट सेल में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, कुछ इसी तरीके से होती है। मतलब ये जो डीएनए है उसमें बीच बीच में क्या करते हैं, पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। तो एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन के बीच में ये जो डिफरेंसेस हैं, मतलब डिस्टेंसेस हैं, वो लगभग कितनी होती हैं, 20,000 से 30 लाख न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबी होती है। इसका डिस्टेंस भी अलग अलग सेल्स में अलग अलग डीएनए में वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आप ओरिजिन यहाँ से कहाँ से जो ओरिजिन ऑफ पॉइंट्स है उसका, वहाँ से मतलब पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन होता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेप्लिकेशन करना। यहाँ क्या होगा, बीच बीच में ये डीएनए खुल जाएगा, है ना। जब खुल जाएगा तो क्या होगा, एक बबल जैसा बनता हुआ दिखाई देगा हमको, रेप्लिकेशन बबल बन गई, ठीक है। बबल का जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है ना, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ द लिंक है, इसके दोनों साइड होगा क्या, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड ही क्या होता है, बनाना स्टार्ट कर देता है ना। लेफ़्ट पार्ट ले लेते हैं इसे हम, और इस लेफ़्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक, है ना। तो इसमें आप दोनों साइड से प्रोसीड कर रहा है, मान लीजिए जैसे जैसे प्रोसीड करेगा ये नया डीएनए बनता चला जाएगा और बीच वाला पार्ट जो पोर्शन है वो खुलता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो 2 बबल्स बन गए, दोनों बबल्स आपस में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और एक बड़ा बबल बन जाएगा। जितने भी बबल हैं ऐसे आपस में क्या होता है, धीरे धीरे मर्ज होते चले जाते हैं और फाइनली क्या होता है, व्हाट विल यू सी, कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे अपने न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के साथ, और इस तरीके से डीएनए के 2 नए मॉलिक्यूलर स्ट्रैंड बन जाएंगे। ओके, ओवरऑल एप्लीकेशन की जो डायरेक्शन होगी वो बड़े हिस्से से, मतलब चौड़े वाले हिस्से से नैरो वाले हिस्से की तरफ होती है, सकरे वाले हिस्से की तरफ होती है। तो देखिए ये जो डीएनए है, आप इस डीएनए को बीच में से खोलेंगे तो ये एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसको खोलने के लिए इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम कौन करेगा, इसे कट करने का काम करता है एक एंजाइम हेलिकेज। ये जो हेलिकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करके बबल बनाएगा और बबल बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो अगेन ये आपस में चिपक, अगर हम खोलेंगे और तो क्या होगा, खोलता तो जाएगा लेकिन अगेन ये आपस में फिर चिपक जाएंगे।
तो इनको आपस में जॉइंट होने से, चिपकने से रोकने के लिए, क्योंकि हेलिकेज की जो मेहनत है वो पूरी बेकार हो जाएगी, वो चिपकता चला गया, तो इसका क्या हो, किससे रोका जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं, ये तो अट्रैक्ट करेंगे, वापस से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको रोकना है। तो इसे रोकने के लिए ये जो कॉइलिंग की टेंशन है इन दोनों के बीच में चारों तरफ जो इनको फिर से लिपटा रही है, अंदर जो टेंशन है उसको कौन रिमूव करेगा? बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है वो इसे रिमूव करेगा। कौन सा एंजाइम है? डीएनए जाइगेज, डीएनए जाइगेज जो एंजाइम है वो इसको रोकेगा। तो ये तो आप प्रोकैरियोट्स के अंदर देखते हैं। अगर आप यूकैरियोट्स में देखेंगे तो क्या है? टोपोआइसोमरेज है ना, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। तो टोपोआइसोमरेज ये क्या करता है? ज़रूरत के हिसाब से डीएनए के एक स्ट्रैंड पर कट लगा सकते हैं और दोनों स्ट्रैंड क्या कर सकते हैं? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और फिर वापस से सील भी करना पड़ता है। अब इसको हमने तोड़ दिया, फिर वापस में सील भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है निक एंड रीसीलिंग। निक मतलब कट करना। खास बात तो ये है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ निकाला नहीं जा रहा है, किसी को अंदर ऐड नहीं किया जा रहा है। देखो अभी एक प्रॉब्लम और है, बॉन्ड तो टूट गया, टेंशन भी दूर हो गई, इसकी जो टेंशन थी वो भी टेंशन दूर हो गई, बट हाइड्रोजन बॉन्ड के ही वो अभी अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। हो सकता है गलती से कभी कभी कोई हिल जाए और गड़बड़ हो जाए और वापस से ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में फिर इस्टेब्लिश हो जाए। तो हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको कहते हैं हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP। तो ये क्लिप की तरह काम करते हैं SSBP, और ये क्या करते हैं? इसको पकड़ लेते हैं, डीएनए को बांध कर रखते हैं अपनी जगह पर और इनको मिलने से रोकते हैं। ये तीनों एंजाइम्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप के हो सकते हैं, यूकैरियोट्स में अलग टाइप के हो सकते हैं। एंजाइम 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मेन तो हमारा कौन सा है भाई? थर्ड वाला है ना, डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट वाले का क्या काम होता है? प्रूफ रीडिंग। और सेकंड वाले का क्या काम होता है? एरर करेक्शन, डीएनए रिपेयरिंग में यूज़ होता है। पर थर्ड वाला क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, जो हमारा मेन एंजाइम है। थर्ड टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम कोई छोटा मोटा एंजाइम नहीं है, ये एक होलो एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक होलो एंजाइम है। ये जो एंजाइम है इसमें बहुत सारी सब एक्टिविटी भी होंगी। इसके पास केवल पॉलीमरेज एक्टिविटी ही नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी, मीन्स इनके द्वारा हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स को हटा भी सकते हैं और अंदर लगा भी सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक बहुत बड़ा होलो एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, वो ये है कि ये कभी किसी भी नई चेन को अपनी तरफ से सिंथेसाइज नहीं करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ट्रेन है, जैसे कि उस ट्रेन में कभी इंजन लगाने का काम ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा। पीछे के डब्बे जो हैं वो कितने भी लगा सकता है, पर ये इंजन का काम कभी नहीं करेगा। इसको अपना काम करने के लिए पहले से एग्जिस्ट करते हुए एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की चेन चाहिए। इनफैक्ट इसको क्या चाहिए? यदि ये 5' एंड है तो 3' चाहिए, मतलब 3' ग्रुप चाहिए इसको काम करने के लिए। क्योंकि ये जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसके क्या है, 5' एंड को, उसके 5' एंड को एग्जिस्टिंग 3' से जोड़ देगा और आगे जोड़ता चला जाएगा। तो एंड कहाँ करेगा? जहाँ पर नीचे
एंड करेगा वो एंड कौन सा होगा, 3' प्राइम एंड होगा। तो चलिए डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करेगा, डीएनए पॉलीमरेज मतलब सिंथेसिस करेगा, वो हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में, है ना। न्यू सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में करेगा, 5 to 3'। पुराना वाला डीएनए का स्ट्रैंड उसे हम क्या कहते हैं, पुराने वाले डीएनए के स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट को रीड करेंगे ना तो टेम्पलेट को रीड किस डायरेक्शन में करता है, टेम्पलेट को रीड 3 to 5' की डायरेक्शन में करता है, राइट। ओके, इसको पहले एग्जिस्ट करता हुआ एक टुकड़ा चाहिए चेन का। इस टुकड़े को हम क्या नाम देंगे, प्राइमर। जो स्टार्टिंग सिग्नल चाहिए ना, इसको वो कौन सा देगा, प्राइमर देगा। प्राइमर क्या होगा, जो डीएनए बना रहा है इसका इंजन होगा। और ये जो प्राइमर है वो किसका बना होता है, ये बना होता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड से। जो एंजाइम इसको बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। वो कौन सा एंजाइम्स होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब बात आती है कि भाई डीएनए को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो डीएनए का क्या काम है, आरएनए का क्या काम है। भाई यहाँ पर आरएनए क्यों डाल रहे हैं बीच में, देखिए इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए के वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ेगा ना। तो आप ये सोचिए आरएनए को क्यों इसमें डाला गया है, क्यों ऐड किया गया है। भाई आरएनए का भी हम डीएनए का भी तो बना सकते हैं, आपको चेन ही तो चाहिए। अब क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, जब डीएनए पॉलीमरेज इस नई सिंथेसाइज को नहीं कर सकता तो डीएनए की जो चेन है, अगर हम आरएनए को नहीं लेते हैं तो डीएनए की चेन है जो है उसे कौन बनाएगा, भाई डीएनए पॉलीमरेज ही तो बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज चेन यानी कि प्राइमर को ही बना लेते हैं, को ही बना लेगा ना, इसी को बनाएगा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की तो उससे सिंथेसाइज नहीं करने में क्या मतलब, डीएनए अगर हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लें तो उसे सिंथेसाइज नहीं करने में मतलब क्यों नहीं करेगा, क्या दिक्कत है, वो कर नहीं सकता ना। पहले न्यूक्लियोटाइड अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता तो वो प्राइमर भी नहीं बना सकता। भाई आई बात समझ में, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। और आरएनए पॉलीमरेज तो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ही जोड़ेगा, डीएनए को नहीं जोड़ेगा, ये पक्की बात है। आपने डीएनए में आरएनए घुसा दिया और जितने भी आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको प्रूफ रीडिंग के टाइम पर चुन चुन कर अलग करेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे डीएनए के सही न्यूक्लियोटाइड से। ओके, तो रेप्लिकेशन फोक के एक स्ट्रैंड पर एक डीएनए पॉलीमरेज काम करेगी, ठीक है, दूसरे स्ट्रैंड पर दूसरी डीएनए पॉलीमरेज काम करेगी, किंतु ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और दोनों मिलकर रेप्लिसोप बनाते हैं। कहने का मीनिंग है कि डायरेक्शन ओवरऑल मतलब दोनों पार्ट पर होगा, मतलब ब्रॉड पार्ट से नैरो पार्ट साइड की ओर होगा। ओके, राइट। इस तरह से क्या होगा, बनता चला जाएगा ये। अब जब ये बनेगा तो क्या होगा, अब इसमें एक जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है इसका, आपको मालूम है कि हमको प्राइमर की ज़रूरत होती है। ये जो प्राइमर तो ये होगा 5' प्राइमर, तो नया सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3' मिल जाएगा, तो ये अपनी सिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है ना।
अब सिंथेसाइज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर करना है, याद है ये तो आपको। तो ये जो एंड है 3' है, उसकी जो रीडिंग हो रही है, ऊपर वाले स्ट्रैंड की जो रीडिंग हो रही है, वो रीडिंग की डायरेक्शन क्या होगी? 3 to 5', यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ सिंथेसाइज 5' से आगे चलते जाएंगे और धीरे धीरे ये तो जहाँ भी ख़त्म होगा वे 3' पर हो जाएगा एंड। और नीचे वाले स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आएगी सब। इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स ये है कि यदि यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज यूनिट है और आपको मालूम है कि एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो ये कैसे काम होगा? यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट है, क्योंकि स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, क्योंकि टेम्पलेट की जो सिंथेसाइज होनी है वो होनी है 3 to 5', पक्की बात है। इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो उसकी रीडिंग हमें 3' to 5' ही करनी है, बट चलना 5' to 3' की तरफ है। तो हम एक प्राइमर लाएंगे, यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ आकर लगेगा। सिंथेसाइज कहाँ से होगी? 5' to 3', यानी कि डीएनए पॉलीमरेज सीमा के अंदर इसी प्रॉक्सिमिटी में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, उसको ये रीड करेगा 3' to 5', सिंथेसाइज करेगा 5' to 3'। ओके, आपको ऊपर वाले स्ट्रैंड पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो यहाँ पर आपको जिस डायरेक्शन में चलना है उसी डायरेक्शन में रीड करना है, लेकिन नीचे वाले में चलना कहीं और है और रीड कहीं और करना है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, और जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं प्राइमर के, जो छोटे छोटे उसके पीसेज हैं, जो सिंथेसाइज हो रही है, जो कंटिन्यूस नहीं हो रही है, उस पीसेस को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, और डीएनए ओवरऑल डायरेक्शन जो होती है वो एक ही डायरेक्शन रहनी है ना, दोनों यूनिट्स को एक साथ काम करना है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से एक स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस होगी वो कंटिन्यूस होगी, and the synthesis on opposite side strand which is called the lagging strand, right? स्टूडेंट्स, कई बार माइंड में आता है कि लीडिंग स्ट्रैंड पर प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, ज़रूरत होती है पर कम होती है। प्राइमर की नीड है, पर वहाँ पर आपको हर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के लिए आपको ज़रूरत होती है। ओकाज़ाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में थोड़े लंबे होते हैं ना, यूकैरियोट्स में थोड़े छोटे होते हैं। फाइनली इनको आपस में जोड़ना है और प्राइमर को अलग करना है। तो ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। जब ये पूरा बन जाएगा, बना लेगा, तो अपने ट्रैक पर वापस आएगा, लौटेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। इसमें एक्सोन्यूक्लियस वगैरह, एंडोन्यूक्लियस, काफ़ी कुछ है, वो पढ़ेंगे हम बाद में। ओवरऑल रेप्लिकेशन एक बबल पर हो जाता है, पर वो कैसे होता है वही जो मैंने बताया था आपको, वैसे ही होगा पूरा। ओके, अब बात करती हूँ मैं मिचेल्सन एंड सेथ-स्टेल एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और एक्सपेरिमेंट प्रूफ किसने किया था? मिचेल्सन एंड सेथ ने 1958 में किया था। इन्होंने क्या किया था? अमोनियम क्लोराइड लिए थे। इसमें इन्होंने एक लाइट नाइट्रोजन लिया और एक हैवी नाइट्रोजन लिया, ठीक है, विच इज़ 15 एंड विच इज़ 19 एंड लाइट आइसोटोप। हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक हैवी नाइट्रोजन, एक लाइट नाइट्रोजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
किस बेसिस पर बोल रहे हैं? इनकी डेंसिटी ग्रेडियंट्स की बेसिस पर हम बात करते हैं। इन दोनों नाइट्रोजन को एक दूसरे से सेपरेट करना है, जो कि बेसिस किस बेसिस पर करेगी? CsCl के बेसिस पर। डेंसिटी ग्रेडियंट्स हाई डेंसिटी होगी 15N और लो डेंसिटी होगी 14N। ओके, 14N की। तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया था मेजल्सन एंड एस्टेल ने? देखिए, अब आप इकोलाई बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या देखते हैं। यू विल सी दैट इकोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन 20 मिनट्स, यानी कि 18 मिनट्स में इनका जो DNA है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रेप्लिकेशन करेगा। और 2 मिनट्स में लगते हैं इसको डिवाइड करने में, तो DNA की रेप्लिकेशन 2 मिनट्स में हो जाएगी। और सेल की जो डिवाइड करता है वो कितने में? 2 मिनट्स में लगते हैं। माइटोसिस करने में 2 मिनट्स लगते हैं। इन्होंने एक मीडियम में ग्रो करवाया उसको, इकोलाई बैक्टीरिया को, वो ठीक है। हमेशा जो मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा वो अमोनियम क्लोराइड का ही होगा। अब आपने क्या किया, जब बहुत लंबे समय के बाद उसको दोबारा से आपने जब इकोलाई बैक्टीरिया को एक्सटर्नल सोर्सेस से जो नरिशमेंट मिल रहा था उससे क्या किया? 14N या तो जब भी ये इकोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा तो उसके DNA में भी 14N की ही एंट्री होगी, है ना। तो लंबे समय जनरेशन, एक लंबे जनरेशन के बाद इकोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो इसके DNA में कौन सी नाइट्रोजन है भाई? 14 नाइट्रोजन ही निकली। अब हमने क्या किया? हमने मीडियम चेंज कर दिया। दिस टाइम वी हैव प्रोवाइड हिम 15N। देखिए, पहले भी नाइट्रोजन दिया गया था और अब भी नाइट्रोजन दिया गया है। पहले नॉर्मल नाइट्रोजन दिया गया था, अब हैवी नाइट्रोजन दिया गया है ना। तो दिस हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन, तो क्या होगा? नॉर्मली हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA है, राइट। कितना होगा इसका अंदर? 14 है। जब भी DNA रेप्लिकेशन करेगा तो दोनों स्ट्रैंड इस तरह से खुलेंगे। अब क्या होगा? जब हमने मीडियम चेंज कर दिया है तो इकोलाई वाले बैक्टीरिया को 15 वाले नाइट्रोजन मिलेंगे। यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है ना, वो भी 15 नाइट्रोजन होगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि DNA जब भी रेप्लिकेशन करेगा तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है और दूसरा स्ट्रैंड इज़ न्यूली सिंथेसाइज। और वो न्यूली सिंथेसाइज कैसे बना? इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14, 15 क्या बन गई हैं? हाइब्रिड बन गई हैं। और जब भी ऑब्जर्व किया जाएगा तो डेंसिटी ग्रेडियंट्स के आधार पर ही, उसी बेसिस पर किया जाएगा। किस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे? लाइक दिस, बिल्कुल बेस पर इसे ऑब्जर्व करोगे। लाइटर 1, तो ये कहाँ है? मतलब ये लाइटर 1 होता है ना बेस पर, ये प्रेजेंट होता है बेस पर। अब यहाँ हैवी और लाइट दोनों प्रेजेंट हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दिस इज़ द हाइब्रिड, क्योंकि 14 एंड 15N दोनों बन चुके हैं। तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, हाइब्रिड शो हो रही है। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सीजियम क्लोराइड बेस डेंसिटी ग्रेडियंट्स की। ओके, तो ये इकोलाई के अंदर कितने समय में पूरी हुई सेल डिवीज़न? 20 मिनट्स में। ओके, अगली जनरेशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो फिर से 20 मिनट्स, यानी कि टोटल 40 मिनट्स होगी। अब क्या होगा? देखिए, 14, 15 प्रेजेंट हैं। अब ये 14, 15 एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अभी जो मीडियम प्रोवाइड किया गया है वो 15N वाला है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर बनेगी इट विल बी ए 15, और यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 15N ही होगा। सिमिलरली सभी का कॉम्प्लीमेंट्री 15N होगा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो हाइब्रिड मिली है वो इससे पहले वाली जनरेशन में भी थी, लेकिन जब इन दोनों को जब ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों क्या है? न्यूली सिंथेसाइज। तो अगर इनकी डेंसिटी ग्रेडियंट्स के बेसिस पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 15 हैवी आइसोटोप दिखेगा और हाइब्रिड भी नज़र आएगी। इस तरीके से ऑब्जर्व
किया जाता है कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो 50% इंफॉर्मेशन पेरेंट्स की होती है एंड 50% इंफॉर्मेशन न्यूली सिंथेसाइज की। सो देयरफॉर यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक अनदर साइंटिस्ट भी आए थे, टेलर। उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने डीएनए एंड क्रोमोसोम्स की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए करने की कोशिश की थी। इन्होंने एक क्या चीज़ ली थी, इन्होंने लिया था वीसिया फाबा, मतलब फाबा बीन्स। इसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट, इसके साथ था इनका दूसरी चीज़ ही टुक थायमिडिन। इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज़ किया था ये चेक करने के लिए कि क्या डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करेगा या नहीं। ओके स्टूडेंट्स।